रितु अपने कॉलेज के गेट के बाहर निकली तो उसने देखा बहुत तेज बारिश हो रही है। ओह नो, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? उसने परेशान होते हुए अपने आप से कहा। इतनी तेज बारिश में तो छाता भी नाकामयाब हो जाता है, और ऊपर से यह तेज हवा व पानी की बौछारें जो उसे लगातार गीला कर रही थीं। सड़क पर इतने बड़े बड़े गड्ढे थे कि संभल संभल कर चलना पड़ रहा था। जरा सा चूके नहीं कि सड़क पर नीचे गिर जाओ। लाख संभालने की कोशिश करने पर भी हवा का आवेग छाते को बार बार उसके हाथों से छुड़ा ले जा रहा था। ऐसे में अगर ऑटो रिक्शा मिल जाता तो कितना अच्छा होता, पर जितने भी ऑटो रिक्शा दिखे सब सवारियों से लदे हुए थे। उसने एक ठंडी सी आह भरी और पैदल ही रवाना हो गई। उसे लगा जैसे मौसम ने उसके खिलाफ कोई साजिश रची हो। झुंझलाहट से भरी धीरे धीरे वह अपने घर की तरफ बढ़ने लगी कि अचानक किसी ने उसके आगे स्कूटर रोका। उसने छाता हटाकर देखा तो यह पिनाकी था। हेलो रितु, इतनी बारिश में कहाँ जा रही हो? यार, कॉलेज से घर जा रही हूँ। और कहाँ जाऊँगी? इस तरह भीगते हुए क्यों जा रही है? तू खुद भी तो भीग रहा है, देख। ठीक है, अब तुम छाते को बंद करो और जल्दी से मेरे स्कूटर पर बैठो। यह बारिश रुकने वाली नहीं, समझी? रितु ने छाता बंद किया और किसी यंत्र चालित गुड़िया की तरह चुपचाप उसके स्कूटर पर बैठ गई। आज उसे पिनाकी बहुत भला लग रहा था, जैसे डूबते को कोई तिनका मिल गया हो। हालांकि दोनों भीगते हुए घर पहुँचे, पर रितु खुश थी। घर पहुँची तो देखा माँ ने चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े बनाए हैं। उनकी खुशबू से ही वह खिंचती हुई सीधी रसोई में पहुँच गई और प्लेट में रखे पकौड़ों पर हाथ साफ करने लगी तो माँ ने उसका हाथ बीच में ही रोक लिया और बोली, न न रितु, ऐसे नहीं। पहले हाथ मुंह धोकर आ और अपने कपड़े देख, पूरे गीले हैं, जुकाम हो जाएगा। जा पहले कपड़े बदल ले। पापा और भैया बालकनी में बैठे हैं, तुम भी वहीं आ जाना। भूख के मारे तो मेरी जान निकली जा रही है, और माँ है कि। यह बुदबुदाती सी वह अपने कमरे में गई और जल्दी से फ्रेश होकर अपने दोनों भाइयों के बीच आकर बैठ गई। छोटे वाले मुकेश भैया ने उसके सिर पर चपत लगाते हुए कहा, पगली इतनी बारिश में भीगती हुई आई है, एक फ़ोन कर दिया होता तो मैं तुझे लेने आ जाता। हाँ भैया, मैं इतनी परेशान हुई और कोई ऑटो रिक्शा भी नहीं मिला। वह तो भला हो पिनाकी का जो मुझे आधे रास्ते में मिल गया, वरना पता नहीं आज क्या होता। इतना कहकर वह किसी भूखी शेरनी की तरह पकौड़ों पर टूट पड़ी। अब बारिश कुछ कम हो गई थी और ढलते हुए सूरज के साथ आकाश में रेनबो धीरे धीरे आकार ले रहा था। कितना मनोरम दृश्य था। बालकनी की दीवार पर हाथ रखकर मैं कुदरत के इस अद्भुत नज़ारे को निहार रही थी कि माँ ने पकौड़े की प्लेट देते हुए कहा, ले रितु, ये मिसेज मुखर्जी को दे आ। उसने प्लेट पकड़ी और पड़ोस में पहुँच गई। घर के अंदर घुसते ही उसे हीक सी आने लगी। उसने अपनी नाक सिकोड़ ली। उसकी ऐसी मुख मुद्रा देखकर पिनाकी की हंसी छूट गई। वह ठहाका लगाते हुए बोला, भीगी बिल्ली की नाक तो देखो कैसे सिकुड़ गई है। यह सुनकर रितु गुस्से में उसके पीछे भागी और उसकी पीठ पर एक धौल जमाई। पिनाकी ऊह आह करता हुआ बोला, तुम लड़कियां कितनी कठोर होती हो, किसी के दर्द का तुम्हें एहसास तक नहीं होता। हाँ हाँ, बड़ा आया दर्द का एहसास नहीं होता। मुझे चिढ़ाएगा तो ऐसे ही मार खाएगा। मिसेज मुखर्जी रसोई में मछली तल रही थीं, जिसकी बदबू से रितु की हालत खराब हो रही थी। उसने पकौड़ों की प्लेट उन्हें पकड़ाई और बाहर की ओर लपकते हुए बोली, मैं तो जा रही हूँ बाबा, वरना इस बदबू से मैं तो बेहोश ही हो जाऊँगी। मिसेज मुखर्जी ने हंसते हुए कहा, तुमको मछली की बदबू आती है, लेकिन रितु, अगर तुम्हारी शादी किसी बंगाली घर में हो गई तब तुम क्या करोगी? कैसे रहोगी? बंगाली लोग प्यारी लड़की को लाली कहकर बुलाते हैं। पिनाकी की माँ को रितु के लाल लाल गालों पर मुस्कान बहुत पसंद थी। वह अक्सर उसे कॉलेज जाते हुए देखकर छेड़ा करती थीं, रितु तुम ही खूब सुंदर लागछी, देखो कोई तुम्हाके उठाकर न ले जाए। पिनाकी ने सच ही तो कहा था रितु को, उसके दर्द का एहसास कहाँ था। वह जब भी उसे देखता उसके दिल में दर्द होता था। रितु अपनी लंबी लंबी दो चोटियों को पीठ के पीछे फेंकते हुए अपनी बड़ी बड़ी और गहरी आंखें कुछ यूँ घुमाती है कि उन्हें देखकर पिनाकी के होश उड़ जाते हैं। और जब बात करते करते वह अपना निचला होंठ दांतों के नीचे दबाती है तो उसकी हर अदा पर फिदा पिनाकी उसकी अदाओं पर मर मिटना चाहता है। पर रितु से वह इस बात को कहे तो कैसे कहे? कहीं ऐसा न हो कि रितु यह बात जानने के बाद उससे दोस्ती ही तोड़ दे। फिर उसे देखे बिना, उससे बात किए बिना वह जी ही नहीं पाएगा ना।
बस यही सोचकर मन की बात मन में लिए अपने प्यार को किसी कीमती हीरे की तरह मन में छिपाए वह उसे छिप छिप कर देखता है। आमने सामने घर होने की वजह से उसकी यह ख्वाहिश तो पूरी हो ही जाती है। कभी बाहर जाते हुए तो कभी बालकनी में खड़ी ऋतु उसे दिख ही जाती है, पर वह उसे छिपकर देखता है अपने कमरे की खिड़की से। पिनाकी क्या सोच रहा है? ऋतु उसके पास खड़ी चिल्ला रही थी, इस बात से बेखबर कि वह उसी के ख्यालों में खोया हुआ है। कितना फासला होता है ख्वाब और उसकी ताबीर में। ख्वाब में वह उसके जितनी नज़दीक थी, असल में उतनी ही दूर है। जितना खूबसूरत उसका ख्याल था, क्या उसकी ताबीर भी उतनी ही खूबसूरत थी। हाँ, मगर ख्वाब और उसकी ताबीर के बीच का फासला मिटाना उसके बस की बात नहीं थी। तू चल मेरे साथ। ऋतु उसे खींचती हुई अपने स्टडी टेबल तक ले आई। कल सर ने मैथ्स का यह नया चैप्टर सॉल्व करवाया, लेकिन मेरे तो भेजे में कुछ भी नहीं घुसा। अब तू ही कुछ समझा दे जिससे मैं एग्ज़ाम में पास हो जाऊं। ऋतु को पता था कि पिनाकी मैथ्स का मास्टर है, इसलिए जब भी उसे कोई सवाल नहीं समझ आता तो वह पिनाकी की मदद लेती है। कितनी बार कहा था माँ से कि यह मैथ्स मेरे बस का रोग नहीं, लेकिन वे सुनती ही नहीं। अब निशा को ही देख, आर्ट्स लिया है उसने, कितनी फ्री रहती है, कोई पढ़ाई का बोझ नहीं, और यहाँ तो बस कलम घिसते रहो, फिर भी कुछ हासिल नहीं होता। इतनी बकबक में दिमाग लगाने के बजाय थोड़ा पढ़ाई में लगाया होता तो सब समझ आ जाता। मेरा और मैथ्स का तो शुरू से ही 36 का आंकड़ा रहा है पिनाकी। पिनाकी लगभग 1 घंटे तक उसे समझाने की कोशिश करता रहा, पर ऋतु के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था। तुम सही कहती हो ऋतु, यह मैथ्स तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हारा तो इसमें पास होना भी बहुत मुश्किल लगता है। पिनाकी ने अपना सिर धुनते हुए कहा तो ऋतु को हंसी आ गई। वह ज़ोर ज़ोर से हंसी जा रही थी और पिनाकी उसे अपलक निहारे जा रहा था। उसके जाने के बाद पिनाकी तकिए को सीने से चिपटाए ऋतु के ख्वाब देखने में मगन हो गया। जब वह उसके पास बैठी थी तो उसके लंबे खुले बाल पंखे की हवा से उड़कर बार बार उसके कंधे को छू रहे थे, और इत्र में घुली मदहोश करती उसकी सांसों की खुशबू ने पिनाकी के होश उड़ा दिए थे। पर अपने मन की इन कोमल संवेदनशील भावनाओं को दिल में छिपा कर रखने में, इस दबी छिपी सी चाहत में शायद उसके दिल को ज़्यादा सुकून मिलता था। कहते हैं अगर प्यार हो जाए तो उसका इजहार कर देना चाहिए, मगर क्या यह इतना आसान होता है? और फिर दोस्ती में यह और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यह जो दिल है शीशे सा नाजुक होता है। जरा सी ठेस लगी नहीं कि छन्न से टूटकर बिखर जाता है। इसीलिए अपने नाजुक दिल को मना मना कर दिल में प्रीत का ख्वाब सजोए पिनाकी ऋतु की दोस्ती में ही खुश था, क्योंकि इस तरह वे दोनों जिंदा दिली से मिलते जुलते और हंसते खेलते थे। ऋतु भले ही पिनाकी के दिल की बात न समझ पाई हो, पर उसकी सहेली उमा ने यह बात भांप ली थी कि पिनाकी के लिए ऋतु दोस्त से कहीं बढ़कर है। उसने ऋतु से कहा भी था, तुझे पता है ऋतु, पिनाकी दीवाना है तेरा। और यह सुनकर खूब हंसी थी वह, और कहा था, धत पगली, वह मेरा अच्छा दोस्त है, एक ऐसा दोस्त जो हर मुश्किल घड़ी में न जाने कैसे किसी सुपरमैन की तरह मेरी मदद के लिए पहुंच जाता है। और फिर यह कहाँ लिखा है कि एक लड़का और एक लड़की दोस्त नहीं हो सकते? इस बात को दिल से निकाल दे, ऐसा कुछ नहीं है। पर मैंने कई बार उसकी आंखों में तेरे लिए उमड़ते प्यार को देखा है। पगली, चाहता है वह तुझे। तेरा तो दिमाग खराब हो गया है लगता है, उसकी आंखें ही पड़ती रहती है। कहीं तुझे ही तो उससे प्यार नहीं हो गया? कहे तो तेरी बात चलाएं। तुझे तो समझाना ही बेकार है। उमा, सच कहूँ तो मुझे ये बातें बकवास लगती हैं। मुझे लगता है हमारे माता पिता हमारे लिए जो जीवन साथी चुनते हैं वही सही होता है। मैं तो अरेंज मैरिज में ज़्यादा विश्वास रखती हूँ। 7 फेरों के बाद जीवन साथी से जो प्यार होता है वही सच्चा प्यार है, और वह प्यार कभी उम्र के साथ कम नहीं होता, बल्कि और बढ़ता ही है। उमा आंखें फाड़े ऋतु को देख रही थी। मैंने सोचा नहीं था कि तू इतनी ज्ञानी है। धन्य हो, आपके चरण कहाँ हैं देवी। और फिर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ीं। इसके बाद फिर कभी उमा ने यह बात नहीं छेड़ी, पर उसे इस बात का एहसास जरूर था कि एक न एक दिन यह एक तरफा प्यार पिनाकी को तोड़कर रख देगा। पर कुछ हालात होते ही ऐसे हैं जिन पर इंसान का बस नहीं चलता। और अब घर में भी ऋतु की शादी के चर्चे चलने लगे थे, जिन्हें सुनकर वह मन ही मन बड़ी खुश होती थी कि चलो अब कम से कम पढ़ाई से तो छुटकारा मिलेगा। सुंदर तो थी ही वह, इसीलिए रिश्तों की लाइन सी लग गई थी। उसके दोनों भाई हंसते हुए चुटकी लेते थे।
तेरी तो लॉटरी लग गई रितु, लड़कों की लाइन लगी है तेरे रिश्ते के लिए। यह तो वही बात हुई, एक अनार और 100 बीमार। मम्मी देखो ना भैया को। यह कहकर वह शर्मा जाती थी। रितु और उमा बड़े गौर से कुछ तस्वीरें देखने में मग्न थीं। रितु तस्वीरों को देख देख कर टेबल पर रखती जा रही थी। फिर अचानक एक तस्वीर पर उन दोनों सहेलियों की निगाहें थम गईं। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। रितु की आंखों की चमक साफ साफ बता रही थी कि उसे यह लड़का पसंद आ गया था। गोरा रंग, अच्छी कदकाठी और पहनावा, ये सारी चीज़ें उसके शानदार व्यक्तित्व की झलकियाँ लग रही थीं। उमा ने भौहें उचकाकर इशारा किया तो रितु ने पलक झपका दी। उमा बोली, तो ये हैं हमारे होने वाले जीजा जी। उसने तस्वीर रितु के हाथ से खींच ली और भागने लगी। उमा की बच्ची, दे मुझे, कहती हुई रितु उसके पीछे भागी, पर उमा ने उसकी एक न सुनी। तस्वीर ले जाकर रितु की मम्मी को दे दी और बोली, यह लो आंटी, आपका होने वाला दामाद। माँ ने पहले तस्वीर को फिर रितु को देखा तो वह शर्मा कर वहाँ से भाग गई। लड़का डॉक्टर था और उसका परिवार भी काफ़ी संपन्न व उच्च विचारों वाला था। एक लड़की जो भी गुण अपने पति में चाहती है, वे सारे गुण उसके होने वाले पति कार्तिक में थे। और क्या चाहिए था उसे? उसकी ज़िंदगी तो समझने जा रही थी और वह यह सोचकर खुश भी थी कि अब शादी हो जाएगी तो पढ़ाई से पीछा छूटेगा। उसने जितना पढ़ लिया काफ़ी था, पर लड़के वालों ने कहा कि उसका ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद ही वे शादी करेंगे। रितु की सहमति से रिश्ता तय हुआ और आनन फानन सगाई की तारीख भी पक्की हो गई। सगाई के दिन पिनाकी और उसका परिवार वहाँ मौजूद नहीं था। उसकी दादी की बीमारी की खबर सुनकर वे लोग गाँव चले गए थे। गाँव से लौटने में उन्हें 15 दिन लग गए। वापस लौटा तो सबसे पहले रितु को ही देखना चाहता था पिनाकी। और रितु भी उतावली थी अपने सबसे प्यारे दोस्त को सगाई की अंगूठी दिखाने के लिए। जैसे ही उसे पता चला कि पिनाकी लौट आया है, वह दौड़ी दौड़ी चली आई पिनाकी के घर। पिनाकी की नज़र खिड़की के बाहर उसके घर की ओर ही लगी थी। जब उसने रितु को अपने घर की ओर आते देखा तो वह सोच रहा था, आज कुछ भी हो जाए पर उसे अपने दिल की बात बता कर ही रहेगा। उसे क्या पता था कि उसकी पीठ पीछे उसकी दुनिया उजाड़ने की तैयारी हो चुकी है। पिनाकी बाबू, किधर हो? रितु शोर मचाती हुई अंदर दाखिल हुई। हेलो रितु, आज खूब खुश लागची तुम। पिनाकी की माँ ने उसके चेहरे पर इतनी खुशी और चमक देखकर पूछा। बात ही कुछ ऐसी है आंटी, ये देखो। ऐसा कहकर उसने अपनी अंगूठी वाला हाथ आगे कर दिया और चहकते हुए अपनी सगाई का किस्सा सुनाने लगी। पिनाकी पास खड़ा सब सुन रहा था। उसे देखकर रितु उसके पास जाकर अपनी अंगूठी दिखाते हुए कहने लगी, देखना कैसी है ना सुंदर? अब ऐसा मुंह बनाकर क्यों खड़ा है? अरे यार, तुम लोग गांव गए थे और मुहूर्त तो किसी का इंतज़ार नहीं करता ना, बस इसीलिए। पर तू चिंता मत कर, तुझे पार्टी ज़रूर दूंगी। पिनाकी मुंह फेर कर खड़ा था, शायद वह अपने आंसू छिपाना चाहता था। फिर वह वहाँ से चला गया। रितु उसे आवाज़ लगाती रह गई, अरे पिनाकी, सुन तो क्या हुआ? रितु उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, पर वह वापस नहीं आया और दोबारा उसे कभी नहीं मिला, क्योंकि अगले दिन ही वह शहर छोड़कर गांव चला गया। रितु सोचती रह गई, आखिर क्या गलती हुई उससे जो उसका प्यारा दोस्त उससे रूठ गया। उसकी शादी हो गई और वह अपनी गृहस्थी में रम गई, पर पिनाकी जैसे दोस्त को खोकर कई बार उसका दुखी मन पुकारा करता, कहाँ हो तुम? तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।